सर आप सभी विद्यार्थियों को फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग और 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग स जीव विज्ञान से पाठ एक जैव प्रक्रम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूँ। जो भी विद्यार्थी और 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनके एग्जाम 2024 में, तो इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। आज हम लोग जो है पाठ 1 में जैव प्रक्रम में जो है बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा करेंगे और इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके कहने से ही यह वीडियो बनाई जा रही है। क्योंकि आपने कहा था कि सर हमको जो है बायोलॉजी का पार्ट 1 का जैव प्रक्रम का जो है प्रश्नों को बताइए, कौन कौन सा प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं और इसको बारीकी से हमको समझाने का प्रयास कीजिए। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं सभी प्रश्नों को अच्छा से डील करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कौन से प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कौन से प्रश्न वर्षनिष्ठ प्रश्न में पूछ जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों की चर्चा इस लेसन में की जाएगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, प्रश्नों को समझते हैं और कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग प्रश्न को समझते हैं। तो पार्ट 1 में जो जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम जो शीर्षक है, जैसे उस लेसन को आप खोलिएगा तो सबसे पहले आपको एक प्रश्न मिलेगा। वो प्रश्न क्या होगा कि जैव प्रक्रम क्या है। समझ में आ गया? तो सबसे पहला प्रश्न ही मिलेगा कि जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, वे सभी प्रक्रम, यह बोर्ड पे दिखाई दे रहा हूं, हम बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से पोषण, श्वसन, वहन एवं उत्सर्जन जैसे प्रक्रम करते हैं, जिससे है ना शरीर का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। बात समझ में आया? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा तो आपको सुनते सुनते मेरी बात याद हो जाएगी। देखिए बायोलॉजी जो है समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आप अपनी भाषा में जो है हर प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। वाकई में अगर आप ईमानदारी से इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं तो सभी प्रश्नों को रटने की जरूरत नहीं है। अगर वाकई में सही तरीका से मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप सुन करके मेरी बातों को ध्यान से गहन अध्ययन करके जो है आप अपने दिमाग से भाषा बना करके सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बायोलॉजी रटने की चीज नहीं, उसको समझिए। समझने के बाद उसकी जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट को मैं बता दूंगा, उस पॉइंट को आप बस याद कर लीजिएगा तो आसानी से जो है आप बायोलॉजी के सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप अगर 10वीं की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वाकई में आप सही तरीका से, आपको चाहिए कि आपको साइंस में अच्छा स्कोर करना है, मैथ में अच्छा स्कोर करना है या और सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है, तो सभी सब्जेक्ट को बारीकी से देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि जैव प्रक्रम क्या है, क्योंकि लेसन का नाम ही है जैव प्रक्रम। तो जब पाठ का नाम जैव प्रक्रम है तो सबसे पहले जैव प्रक्रम की परिभाषा तो हमें आनी चाहिए ना। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से पोषण, श्वसन, वहन एवं उत्सर्जन जैसे प्रक्रम करते हैं, जिससे शरीर का अनुरक्षण होता है, उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अब जैव प्रक्रम में कौन कौन सी चीजें होती है, तो याद रखिएगा जैव प्रक्रम में सबसे पहले पोषण होता है, श्वसन होता है, वहन होता है एवं उत्सर्जन होता है। तो ये बातें आपको हमेशा याद रखना है कि जैव प्रक्रम में कौन कौन सा प्रक्रम आते हैं। तो पोषण आता है, श्वसन आता है, वहन आता है, उत्सर्जन आता है। ये 4 पॉइंट आप याद कर लिए तो जैव प्रक्रम की परिभाषा याद हो गया। समझ में आ गया? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से पोषण, श्वसन, वहन एवं उत्सर्जन जैसे प्रक्रम करते हैं, जिससे शरीर का अनुरक्षण होता है, यानी जिससे शरीर सुरक्षित रहता है, उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। अब इसको अपनी भाषा बना कर लिखना भाई, तो रट्टा मारने की जरूरत है ये नहीं है। आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। बस 4 पॉइंट याद रखना है, पोषण, श्वसन, वहन एवं उत्सर्जन। ये 4 चीजें याद होगी तो समझ जाओ कि जैव प्रक्रम की परिभाषा तुमको याद हो गया। तो जैव प्रक्रम क्या है हमने आपको बता दिया कि वे सभी प्रक्रम जिससे शरीर की रचना, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से पोषण, श्वसन, वहन एवं उत्सर्जन जैसे प्रक्रम करते हैं, जिससे शरीर का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको जैव प्रक्रम की परिभाषा समझ में आ गया, मेरी बातें समझ में आ गई। कौन कौन से पॉइंट जैव प्रक्रम की परिभाषा जब भी लिखेंगे तो कौन कौन से पॉइंट बीच में होने चाहिए, तो पोषण होना चाहिए, श्वसन होना चाहिए, वहन एवं उत्सर्जन होना चाहिए। ये 4 पॉइंट अगर आप याद कर लिए तो जैव प्रक्रम की परिभाषा याद हो गया। आप अपने भाषा में जिस तरह मन करे बना के लिख सकते हैं, बस वह 4 पॉइंट डालना है। कौन कौन? पोषण, श्वसन, वहन एवं उत्सर्जन। ये 4 पॉइंट अगर आपको याद हो तो इससे एक वर्षनिष्ठ प्रश्न भी आपका आता है। अब क्या आता है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, प्रश्न क्या है पहले इसको समझते हैं, अब अगला पॉइंट समझते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जैव प्रक्रम समझ में आ गया। चलिए अब अगला पढ़ते हैं पॉइंट। अगला प्रश्न क्या है, जैव प्रक्रिया किसे कहते हैं। याद रखिएगा जैव प्रक्रम और जैव प्रक्रिया में अंतर है।
अभी तो आपने सीखा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि जैव प्रक्रियाएं किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जीवधारियों के शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिसके कारण उनका अस्तित्व कायम रहता है, जैव प्रक्रियाएं कहलाता है। प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो याद रखना, जीवधारियों के शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रम, जीवधारियों के शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा उनका अस्तित्व कायम रहता है, जैव प्रक्रिया कहलाता है। जैव प्रक्रम और जैव प्रक्रिया में अंतर है। एक चीज हमेशा याद रखना है बात, जैव प्रक्रम और जैव प्रक्रिया में अंतर है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछता है तो बच्चा गलत करता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं ध्यान से भी बायोलॉजी, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैव प्रक्रिया किससे कहते हैं, तो आप बताइए कि जीवधारियों के शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिनके कारण उनका अस्तित्व कायम रहता है, जैव प्रक्रियाएं कहलाती है। जैसे कौन कौन सी वो जैव प्रक्रियाएं हैं, तो पोषण है, प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, पदार्थों का आंतरिक परिवहन है, उत्सर्जन है, जनन है, नियंत्रण और संयमन है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। यानी जैव प्रक्रिया में कौन कौन से प्रक्रम आते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रियाएं हैं, तो पोषण है, प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, पदार्थों का आंतरिक परिवहन है, उत्सर्जन है, जनन है, नियंत्रण और संयमन है। ये सभी कौन सी प्रक्रियाएं हैं, जैव प्रक्रियाएं हैं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि जैव प्रक्रियाएं किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जीवधारियों के शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिनके कारण उनका अस्तित्व कायम रहता है, जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। तो जैव प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं, तो सबसे पहले पोषण आता है, दूसरा प्रकाश संश्लेषण आता है, तीसरा श्वसन आता है, चौथा पदार्थों का आंतरिक परिवहन आता है ना, पांचवा उत्सर्जन आता है, छठा जनन आता है, सातवां नियंत्रण आता है और आठवां संयमन आता है। आपको इस लेसन में इन्हीं के बारे में चर्चा करना है। सभी की पढ़ाई होगी इस लेसन में। इन जितने भी टॉपिक हमने लिखा, जितने भी पॉइंट लिखा है, इसी पॉइंट के बारे में हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके हम लोग सभी प्रश्नों को डील करेंगे। समझ में आ गया। तो अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैव प्रक्रियाएं किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा किसे कहते हैं बाबू। तो जीवधारियों के शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिनके कारण उनका अस्तित्व कायम रहता है, जैव प्रक्रियाएं कहलाता है। अब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे कि जैव प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी है, तो पोषण है, प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, पदार्थों का आंतरिक परिवहन है, उत्सर्जन है, जनन है, नियंत्रण है और संयमन है। याद हो गया। मेरे साथ बोलिए ध्यान से, कौन कौन से प्रक्रम है, तो पोषण है, श्वसन है, पोषण है, प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, पदार्थों का आंतरिक परिवहन है, उत्सर्जन है, जनन है, नियंत्रण है और संयमन है। ये सभी प्रक्रियाएं कौन सी प्रक्रियाएं हैं, तो जैव प्रक्रियाएं हैं। समझ में आ गया। अब एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, तो याद रखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न पूछता है, 4 को ऑप्शन दे देगा और कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम नहीं है। एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा। मान लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, एग्जाम में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछते कि निम्नलिखित चाहे निम्न प्रक्रिया में कौन जैव प्रक्रम नहीं है, जैव प्रक्रम नहीं है। आपको बताने कि निम्न प्रक्रियाओं में कौन जैव प्रक्रम नहीं है, जैव प्रक्रम नहीं है। निम्न प्रक्रियाओं में कौन जैव प्रक्रम नहीं है। एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि निम्न प्रक्रियाओं में कौन जैव प्रक्रम नहीं है और 4 ऑप्शन दे दे। जैसे यहाँ पे ए नंबर में ऑप्शन दे दे, ठीक है, कि पोषण, बी में ऑप्शन दे दे श्वसन, सी में ऑप्शन दे दे जनन और डी में ऑप्शन दे दे उत्सर्जन दे दिया। समझ में आ गया। अब ये 4 ऑप्शन दे दिया। अब एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि निम्न प्रक्रियाओं में कौन जैव प्रक्रम नहीं है, तो कौन कौन जैव प्रक्रम, पहले ये खोजिए। तो हमने जैव प्रक्रम की परिभाषा बताया था, क्या पोषण बताया था, श्वसन बताया था, वहन बताया था और उत्सर्जन बताया था। ये जैव प्रक्रम में ये 4 बातें होनी चाहिए। अगर ये 4 बातें होती है तो समझना कि ये 4 बातें जैव प्रक्रम है। और इसके बाद इसको छोड़ दीजिए तो जितनी भी प्रक्रियाएं होगी वो सभी कौन सी प्रक्रियाएं होगी, तो जैव प्रक्रियाएं होगी। जैव प्रक्रम और जैव प्रक्रियाएं में यही अंतर है। पोषण, श्वसन, वहन एवं उत्सर्जन ये जैव प्रक्रम है और यह जैव प्रक्रियाएं भी हैं। एक चीज को याद रखिएगा, इसको पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन जैव प्रक्रियाएं हैं, लेकिन जितनी भी जैव प्रक्रियाएं हैं वह सभी जैव प्रक्रम नहीं है।
तो जैव प्रक्रम में कौन कौन से आएंगे? तो पोषण आएगा, श्वसन आएगा, उत्सर्जन आएगा, रोगवहन आएगा। तो प्रश्न क्या है कि निम्न प्रक्रिया में कौन जैव प्रक्रम नहीं है? प्रक्रम नहीं है तो पोषण तो जैव प्रक्रम है, श्वसन भी जैव प्रक्रम है, उत्सर्जन भी जैव प्रक्रम है। तो कौन नहीं है? तो जनन। तो जनन पे आप क्या करेंगे? वैसे बोल याद दीजिएगा, 1 नंबर या क्वेश्चन आपका बन गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अगर वस्तुनिष्ठ में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप एग्जाम में दे देंगे, बना देंगे आसानी से। समझ में आ गया? हम सभी प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको बताएंगे, तो भागना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है जैव प्रक्रम और जैव प्रक्रियाएं समझ में आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़े। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इस बोर्ड पे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को समझते हैं। आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, मैं इस बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ। तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिए। जैव प्रक्रम जो है, मैंने क्या कहा कि जैव प्रक्रम में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को अक्षर व्याख्या करेंगे, बढ़िया से समझाएंगे, और जो प्रश्न बन रहा है उस प्रश्न को मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगा जैव प्रक्रम में, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ के जाने एग्जाम में, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और बारीकी से सभी प्रश्नों को हल करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप आसानी से उस प्रश्न के आंसर अपने एग्जाम में दे पाए। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या तीसरा होगा जैव प्रक्रम में कि मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने में विसरण पर्याप्त नहीं है, क्यों? ये प्रश्न आता है क्योंकि अभी आपने जो है जैव प्रक्रम और जैव प्रक्रियाएं समझी, उसके बाद से जो पॉइंट आता है तो ये प्रश्न आता है कि मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विसरण पर्याप्त नहीं है, क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से समझेंगे, आप नोट करते हुए चलिएगा अपनी कॉपी में, है ना। तो आंसर क्या होगा कि मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों का शरीर विशाल और जटिल होता है। जो मनुष्य होते हैं उनके शरीर जो है क्या है, काफी विशाल होता है, काफी जटिल होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर जो है विशाल है और इसमें पाचन तंत्र जो है बहुत ही क्या है, विशाल है, जटिल है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा शरीर विशाल है और हमारे शरीर की जो पाचन तंत्र है वो भी काफी जटिल है। उनके शरीर की सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं रहती है ना। उनके शरीर की सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं रहती है। विसरण वातावरण के संपर्क में रहने वाली कुछ कोशिकाओं में ही हो सकता है। यही कारण है कि विसरण द्वारा इन जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव नहीं है। याद रखिएगा, विसरण की प्रक्रियाएं जो है छोटे छोटे कोशिकाओं वाले जीवों में जो है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति कर लेती है, लेकिन बड़ी कोशिकाओं के लिए जो जटिल प्रक्रियाएं होती है जिसके शरीर में, वहां पे जो है विसरण से जो है सभी अंगों में जो है ऑक्सीजन का आवश्यकता जो है पूरा संभव नहीं हो पाता है। तो इस चीज को समझिएगा, ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने में विसरण पर्याप्त नहीं है, क्यों? तो आप जवाब लिखिएगा कि मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों का शरीर विशाल और जटिल होता है। पहला पॉइंट यह हो गया कि मनुष्य का शरीर जो है विशाल और काफी जटिल होता है। उनके शरीर की सभी कोशिकाएं जो है वातावरण के संपर्क में नहीं रह पाते हैं, है ना। विसरण वातावरण के संपर्क में रहने वाले कुछ कोशिकाओं में ही हो सकता है। यही कारण है कि जो है विसरण द्वारा इन जीवों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है इसका आंसर समझ में आ गया और आप इसको नोट कर लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि कोई वस्तु जीवित है, यानी कोई वस्तु सजीव है। सजीव का निर्धारण आप कैसे कर सकते हैं, प्रश्न है। अथवा करके एक और प्रश्न दिया है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम कौन से मापदंड का प्रयोग करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को नोट कर लेंगे और इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि कोई वस्तु जीवित है या सजीव है ना। कौन कौन से हैं? तो पहले श्वास लेना हो गया, वृद्धि करना, है ना, श्वास लेना, वृद्धि करना, गति करना एवं टूट फूट की मरम्मत करनी जैसी प्रक्रिया और उसके शरीर में हो रही है, उस वस्तु में हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वह सजीव है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई और आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि किस आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि कोई वस्तु जीवित है अथवा कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम कौन से मापदंड का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम लोग निम्नलिखित मापदंडों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से? श्वास लेना, वृद्धि करना, गति करना एवं टूट फूट की मरम्मत करना। अगर ये चार प्रक्रियाएं जिस व्यक्ति के शरीर में हो रही है, जिस वस्तु के शरीर में हो रही है, तो वस्तु क्या है? सजीव है।
समझ में आ गया। प्रश्न क्या था कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम कौन से मापदंड का प्रयोग करेंगे। तो आप बताइएगा कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम लोग निम्नलिखित मापदंडों का प्रयोग करते हैं। यदि उस वस्तु में श्वसन क्रिया हो रही है, यानी वह श्वास ले रहा है, दूसरा उसमें वृद्धि हो रही है, तीसरा उसमें गति हो रही है, और चौथा उसमें टूट फूट की मरम्मत हो रही है, तो वह वस्तु क्या है, सजीव है या वस्तु जीवित है। तो आशा करते हैं कि आपको जो ये बातें समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर आपको सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की ओर, अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, तो प्रश्न संख्या 5 करें कि किसी जीव द्वारा कौन सी बाहरी कच्ची सामग्री प्रयोग की जाती है। किसी भी जीव द्वारा, जो सजीव है, वह बाहर से कौन कौन सी कच्ची सामग्री प्रयोग करते हैं। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए प्रश्न छोटा छोटा है, लेकिन ये प्रश्न 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग जरूर इस सभी प्रश्नों को नोट करते जाइएगा, अपने फेयर बनाते चलिएगा, तभी जो है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे बायोलॉजी में, तभी प्रश्नों को सभी समझ में पाएंगे। और ये छोटे छोटे प्रश्न ही एक बड़े प्रश्न बन जाते हैं ना, तो छोटे छोटे प्रश्न जब याद हो जाएंगे तो स्वाभाविक बड़े प्रश्न आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि किसी जीव द्वारा कौन सी बाहरी कच्ची सामग्री प्रयोग की जाती है। किसी भी सजीव द्वारा कौन कौन से बाहर से कच्ची सामग्री जो है वो इस्तेमाल करता है, डायरेक्ट सीधे। तो याद रखिए किसी भी जीव द्वारा निम्न बाहरी कच्ची सामग्री प्रयोग की जा सकती है। कौन कौन, तो वह ऑक्सीजन ले सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन, सौर ऊर्जा। ये बाहरी जो है किसी जीव द्वारा जो है कच्ची सामग्री डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया कहाँ से करते हैं भाई, जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो उससे जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो हम लोग अपने दैनिक जीवन में श्वसन क्रिया डायरेक्टली ले लेते हैं इस वातावरण से, है ना। ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधे जो है सजीव है, पता है ना, पेड़ पौधे भी क्या है, सजीव है। तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, तो हम लोग जब श्वसन क्रिया करते हैं तो हमारे द्वारा जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसको अवशोषित करके वो अपना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का कार्य करते हैं, वो अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे भोजन हमें चाहिए तो हम लोग किस पर निर्भर रहते हैं, तो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, है कि नहीं। तो सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश जो है से पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, कोई भी जीव है उन सभी जीवों के लिए विभिन्न बाहरी कच्ची सामग्री कहाँ से कौन कौन से प्रयोग की जाती है, बाहर से आप कौन से डायरेक्टली सीधे आपको आप उसका अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, भोजन और सौर ऊर्जा है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप जरूर इसको याद रखिएगा। प्रश्न क्या है कि किसी जीव द्वारा कौन सी बाहरी कच्ची सामग्री प्रयोग की जाती है। याद रखिए किसी भी जीव द्वारा निम्न बाहरी कच्ची सामग्री प्रयोग की जाती है। कौन कौन, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन और सौर ऊर्जा। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया और आप आसानी से जो है इसको याद रख सकते हैं। कौन कौन से हैं, तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, भोजन है और सौर ऊर्जा है। ये जो है हम लोग अपने जीवन में बाहरी कच्ची सामग्री के रूप में इस्तेमाल करते हैं। याद रहेगा ना, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी बाहरी कच्ची सामग्री का इस्तेमाल आप अपने जीवन में करते हैं, है ना। तो सबसे पहले ऑक्सीजन करते हैं, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, तीसरा भोजन करते हैं और चौथा सौर ऊर्जा करते हैं। अब इसको रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, एग्जाम में पूछेगा आप बता देंगे कौन कौन, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन और सौर ऊर्जा। तो आशा करते हैं कि आपकी बातें समझ में आ गई है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 और आज पार्ट 1 का जो वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न आपकी ओर। तो आज का अंतिम प्रश्न है, जीवन के लिए कौन से प्रकरण अनिवार्य है। अगर आपको जीना है, इस जीवन में रहना है, इस धरती पर रहना है, आपको जीवित रहना है, तो आप कौन कौन से प्रक्रम आपके लिए अनिवार्य है। याद रखिएगा कि जीवन जीने के लिए हम लोग निम्नलिखित प्रक्रम अनिवार्य है। कौन कौन से, तो श्वसन आपके में होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, पोषण होनी चाहिए और उत्सर्जन होनी चाहिए। इंसान को जीवित रखने के लिए कम से कम ये 5 प्रक्रम तो जरूर होने चाहिए, तभी आप जो है जीवित रह सकते हैं। तो कोई भी जीवन, यहाँ प्रश्न पूछा कि जीवन के लिए कौन सा प्रक्रम अनिवार्य है। आपने जैव प्रक्रम की परिभाषा पढ़े ना, अभी पहले हमने पढ़ाया, तो वह चीज है जीवन के लिए। तो उससे एक आधारित एक प्रश्न बना कि जीवन के लिए कौन सा प्रक्रम अनिवार्य है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप क्या बताएंगे कि जीवन के लिए निम्नलिखित प्रक्रम अनिवार्य है, कौन कौन से हैं। तो आप में श्वसन होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, पोषण होनी चाहिए और उत्सर्जन होनी चाहिए। समझ में आया, यानी जीवन जीने के लिए श्वसन, वृद्धि, गति, पोषण और उत्सर्जन, ये सभी प्रक्रम आप में होने चाहिए। समझ में आ गया। प्रश्न पूछा जाएगा जीवन के लिए कौन कौन से प्रक्रम अनिवार्य है, तो आप कहेंगे कि जीवन के लिए निम्नलिखित प्रक्रम अनिवार्य है। एक श्वसन, दूसरा वृद्धि, तीसरा गति, चौथा पोषण और पांचवा उत्सर्जन आदि। तो आशा करते हैं कि आपको जो है इसका आंसर समझ में आ गया है।
अगर आपको लगता है कि जय प्रक्रम में हमने जो भी बातें बताई वो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर आपका स्क्रीन सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। तो ये जो था जय प्रक्रम का पार्ट 1 था। अगला दिन जो है आपको जो है पार्ट 2 मिलेगा। इसी के साथ सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को और सभी बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।